नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा से स्थानांतरित हुए प्रशासनिक अधिकारियों का विदाई समारोह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ संपन्न। केंद्र व राज्य के कर्मचारियों ने रक्त से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को भेजते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग की। प्रदेश सहित जिला रीवा में हुआ मानसून का आगमन। अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। और सरहंगों द्वारा सरकारी हैंडपंप पर किया गया कब्जा, लगाई ग्रामीणों ने कलेक्टर से गुहार। खबरें विस्तार से। जिले में पहली बारिश से ही कई गांवों में रोड से आवागमन बाधित हो गया है। गाड़ी वाहन तो दूर, पैदल चलना भी मुश्किल हो रहा है। ग्रामीणों ने मीडिया के माध्यम से रोड दुरुस्त किए जाने की मांग की है। रीवा जिले के गोविंदगढ़ अंतर्गत ग्राम नकटा का नज़ारा रीवा 24 न्यूज़ ने अपने कैमरे में कैद किया। मानसून की पहली बारिश में ही रोड से आवागमन पूर्ण रूप से बाधित हो गया है। आलम यह है कि यदि कोई बीमार भी हो जाए तो यहाँ एम्बुलेंस आना तो दूर, मरीज को मोटरसाइकिल से भी अस्पताल नहीं पहुँचाया जा सकता। लोगों का पैदल चलना तक उक्त रोड में मुश्किल हो रहा है। रोड खेत में तब्दील हो चुकी है, जिसमें आसानी से धान का रोपा लगाया जा सकता है। इस संबंध में ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने इसके लिए सरपंच सचिव को जिम्मेदार ठहराया है। ग्रामीणों ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। आप लोगों ने इसकी पानी भी घुस जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में अपने सरपंच और सेक्रेटरी को जानकारी दी है क्या? कई बार हम लोग सेक्रेटरी सरपंच से बोले तो बोलते हैं बजट ही शासन से नहीं आता है, तो अपने घर से पैसा दे तो हम बनवाएं। अच्छा, मतलब आप लोगों से पैसा मांगा जाता है। बोलते हैं कि कहाँ से बनवाएं, अगर आपको जरूरत है तो आप लोग पैसा दो तो हम बनवा। सरकार पैसा नहीं देता, सरकार पैसा नहीं देती है। अच्छा, ये सबसे ज्यादा पानी पूरे घर में, ये देख लीजिए इधर भरा हुआ है, ये इधर आ जाइए सभी लोग। ये हैंड पंप लगा है, ये हैंड पंप है, इसमें इतना गंदा पानी आता है। इसमें पानी पीने के लिए व्यवस्था की गई है, मगर ये गंदा पानी के कारण हम लोगों से पिया नहीं जा रहा है। पानी है, एक हैंड बीमारी हो रही है। इतनी बड़ी बस्ती में खाली एक हैंड पंप। चलिए और हम आपको दिखाते हैं, ये हमारे लोग के घर की गली है, यहाँ कादव है। आई पहाड़ी जी ये देखिए, ये इनके घरों का रास्ता है। ये देखिए कितना बेकार रास्ता है। ये समरिया हमारे पंचायत लगती है, हमारा रीवा जिला। हमारा यहाँ पे पहली मानसून में साला यहाँ पे इतनी बारिश हो चुकी है, इतना पानी भर चुका है, किसी का घर बहने की उम्मीद है ना। हालांकि आपको सड़क समय हम दिखाई चुके हैं। ये देखिए, यहाँ लोगों के जूते तक बहे जा रहे हैं। यहाँ घरों में पानी घुसने की स्थिति आ चुकी है पहली मानसून में ही। ये देखिए, हम आपको यहाँ का नज़ारा एक झलक दिखाते हैं। यहाँ की जनता पूरी परेशान है। ये वृद्ध लोग देखिए, ये सभी लोग बेचारे परेशान है। यहाँ के किसान, यहाँ ना सरपंच सुनने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये इनका घर है। ये देखिए इनके घरों में पानी घुसने की स्थिति आ चुकी है। अभी कोई नाली है ना, कोई कुछ भी नहीं है, कोई समस्या नहीं। साला सरकार इतना पैसा दे रही सरपंच सेक्रेटरी को, फिर भी कोई काम नहीं है। एक नाली भी नहीं ना, सड़क तो है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। ये भस का जात है साहब। बताइए, यह देखिए, यह दोबारा में घुस गया पानी अंदर तक का। ये देखिए यहाँ की हालत, यहाँ कैसे पानी भरा हुआ है। ओबीसी महासभा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों को रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ओबीसी महासभा जिला इकाई रीवा के पदाधिकारियों द्वारा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि भारत सरकार द्वारा ओबीसी की जनगणना जातिगत कराए जाने हेतु जनगणना फॉर्म में ओबीसी का कॉलम जोड़ा जाए। मंडल आयोग की अनुशंसाओं को लागू किया जाए। किसानों के लिए स्वामीनाथन आयोग के अनुशंसा को लागू किया जाए। केंद्र और राज्य से खाली पदों को अतिशीघ्र भरने समेत 20 सूत्री मांगों को रखा है। उक्त जानकारी ओबीसी के पदाधिकारियों द्वारा रीवा 24 न्यूज़ को दी गई। तो आप लोग आज ज्ञापन देने आए, क्या मांगे हैं? आज ओबीसी महासभा द्वारा 20 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे हैं ओबीसी जनगणना कराई जाए और ओबीसी जनगणना में एक और नया कॉलम बनाया जाए जिसमें ओबीसी ऐड किया जाए। और हमारे साथियों द्वारा 13 फरवरी को
शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें 188 की धारा उन पर लगाकर कार्रवाई की गई थी। उस प्रकरण को वापस लिया जाए। पीजी में हमारे ओबीसी के लिए 27% का जो आरक्षण है, उनकी 27% भर्ती की जाए। ऐसी कई सारे प्रमुख मुद्दे को लेकर आज हम सब कलेक्टर कार्यालय आए हैं और मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप रहे हैं। यह ज्ञापन दिया जा रहा है आपको उनकी तरफ से, क्या मांगे? इसका मुख्य उद्देश्य जो भी हमारे जो आरक्षण है, बार बार इस पे ये आरोप लगाया जा रहा है ख़त्म किया जाए, इसको ख़त्म ना किया जाए और हमारी जनगणना हो। हमारा क्या आपकी जनगणना में रेशियो हो, जो है आ रहा है वर्तमान में, उसको देख के हमारे आरक्षण को बनाया रखा जाए, ताकि भविष्य में हमारी आने वाली जनरेशन उसका लाभ उठा सके। और साथ ही साथ जो मेरे भाई बंसी जी ने बताया कि 13 फरवरी को उनके ऊपर FIR जो किया गया था लोगों पर, उसको हटाया जाए। तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, उन्होंने नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू किया है, तो फिर नारी की सुरक्षा है कहाँ? 27% 50% का आरक्षण वो भारतीय जनता पार्टी अन्य पार्टियों के द्वारा दे रहे हैं महिलाओं को कि वो राजनीति में उतरे, लेकिन राजनीति में उनको वो स्थान नहीं मिलता है जिसकी वो हकदार है। तो मैं उनसे ये भी निवेदन करूंगी कि अगर हमें आरक्षण है तो आरक्षण हर जगह हमारे को पूरा मिले, उसमें कोई कटौती ना हो, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या प्रशासनिक क्षेत्र हो, सभी में हमको आरक्षण का पूरा अधिकार है और वो हम अपना लेके रहेंगे और वो उनसे मांग भी रहे हैं। केंद्र व राज्य के कर्मचारियों को बंद की गई पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग को लेकर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ ने अपने खून से पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम रीवा शहर के विवेकानंद पार्क में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ जिला इकाई रीवा एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर रक्त से पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को डाक के माध्यम से पत्र भेजा है। उक्त पत्र के माध्यम से पुरानी पेंशन व्यवस्था OPS बहाल करने की मांग की है। इस संबंध में संघ के पदाधिकारी से चर्चा की। कई विभाग के प्रमुख साथी एकत्रित हुए हैं। इस लॉकडाउन के माहौल पे हम लोग कोई आंदोलन या धरना प्रदर्शन तो कर नहीं सकते हैं, तो हम लोग अपनी मांग को माननीय प्रधानमंत्री जी तक भेजने के लिए हम लोगों ने एक निर्णय किया है कि हम अपने रक्त से, अपने खून से माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे, ज्ञापन स्वरूप ज्ञापन की ड्राफ्टिंग बना करके पत्र भेजेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, कोरोना जैसे माहौल पे जब जीवन और मरण का प्रश्न बराबर चल रहा है, उस समय हम कर्मचारियों की सेवाएं तो सरकारी कार्य पे ली जा रही है, पर हमें पुरानी पेंशन व्यवस्था से वंचित किया गया है। यदि आज किसी कारणवश हम लोग किसी कार्य करते हुए, सरकारी कार्य करते हुए यदि कोरोना से ही प्रभावित होते हैं या किसी कारणवश हमारी दुर्घटना में हम शिकार होते हैं, तो हमें पुरानी पेंशन की व्यवस्था नहीं दी गई। हमारे जो आज रिटायर हो रहा है हमारा साथी, वो 1000 रुपये पेंशन पा रहा है। 1000 रुपये पेंशन में क्या उसका जीविकोपार्जन हो सकता है? एक तरफ देश में जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जनसेवक है, उनको तो पुरानी पेंशन की व्यवस्था है, पर जो कर्मचारी है, देश सेवक है, जो सेवा करता है, जनता की सेवा करता है, सरकार की सेवा करता है, लगातार सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन करवाता है जन जन तक जाकर के, उसको पुरानी पेंशन की व्यवस्था आपने बंद कर दिया। 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों को बंद कर दी गई, 2005 से राज्य सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बंद कर दी गई। तो हम लोग आज पूरे भारत में ये क्रांति के माध्यम से हम पुरानी पेंशन से वंचित समस्त साथियों को जगा भी रहे हैं कि आप अपने व्यक्तिगत रूप से, हम समूह पे ज्ञापन देते हैं तो एक ज्ञापन जाता है, पर हर हमारा पुरानी पेंशन से वंचित साथी अपने खून से रक्त से लिख करके ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री कार्यालय भेजे और उनसे मांग करे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जिस तरह सांसद विधायकों को आपने पेंशन दी, या इसके अलावा भी आप 2-2, 3-3, यदि एक बार विधायक हो गए, दूसरी बार जीत रहे हैं, तो तीसरी बार सांसद हो रहे हैं, तो 3-3 पेंशन पर कर्मचारी 30 साल की सेवा करने के बावजूद भी पेंशन से वंचित है। ये अति संवेदनशील मुद्दा है। जन जन तक पहुंचाने का हम लोग ये भी शुरू कर रहे हैं कि हम जन संगठनों के पास भी जाएंगे, जनप्रतिनिधियों के पास भी जाएंगे, स्वसेवी संस्थाएं, उनसे भी आह्वान करेंगे आप भी हमारी मांग को रखें, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचाएं, हमको भी पुरानी पेंशन की व्यवस्था चालू की जाए। 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों की बंद व्यवस्था बहाल हो और 5 से राज्य कर्मचारियों की व्यवस्था बहाल। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। सराहगों द्वारा सरकारी हैंडपंप पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके चलते ग्रामीण पीने के पानी के लिए भटक रहे हैं। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। रीवा जिले के थाना चुराटा अंतर्गत ग्राम पंचायत पैपखरा 386 मनटोलवा के स्थित शासकीय हैंडपंप को सचेंद्र त्रिवेदी ने अपने कब्जे में लेते हुए अपनी बाउंड्री के अंदर कर लिया है। साथ ही शासकीय भूमि को भी कब्जे में लेते हुए उक्त हैंडपंप के बगल में लैट्रिन टैंक का निर्माण भी करवा दिया है, ताकि ग्रामीण हैंडपंप के पानी का उपयोग न कर सकें। जबकि दर्जनों घरों में पानी की आपूर्ति उक्त हैंडपंप से होती थी, जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई। इस संबंध में रीवा 24 न्यूज ने ग्रामीणों से बात की। पंचायत पैपखरा वार्ड क्रमांक 16 386 मनटोलवा टोला से आए हैं सचिन कुमार द्विवेदी। हमारे उनके हैंडपंप उनके घर के पास में उसको अतिक्रमण करके रखे हैं। अच्छा, हम लोग परेशान हैं एक बूंद पानी के लिए। जब लाइट चली जाती है तो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पानी लेने जाने पड़ता है। इस विषय में हम लोग आए, हमें माननीय श्री कलेक्टर महोदय जी से मिलने। अच्छा, अभी वो मीटिंग में बैठे हैं। इसके पश्चात जब वो खाली होंगे तो हम लोग उनसे मिल के ही जाएंगे। तो क्या नाम है आपका? राजेश शुक्ला। पति के इलाज हेतु सहयोग राशि के लिए पत्नी ने कलेक्टर व एसडीएम से गुहार लगाई है। आवेदन पत्र सौंपते हुए अच्छे से इलाज कराए जाने की मांग की है। रीवा जिला अंतर्गत बैकुंठपुर के ग्राम पंचायत सिमरा के निवासी दिनेश पांडे एवं पूजा पांडे दोनों पति पत्नी दिल्ली से लगे नोएडा में रहकर प्राइवेट जॉब कर अपना भरण पोषण कर रहे थे, परंतु लॉकडाउन के चलते जॉब छूट गई और आर्थिक समस्या उत्पन्न हुई। इसी बीच दिनेश पांडे की तबीयत खराब हुई और दिल्ली में कई अस्पतालों के चक्कर लगाए, उपचार हेतु इधर उधर भटके, लेकिन सभी ने 4 से 5 दिन आने की बात कही। परेशान होकर रीवा अपने घर फोन लगाकर बात करने पर घर वालों ने बुला लिया और रीवा पहुंचने के बाद संजय गांधी अस्पताल में उपचार हेतु ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा कोरोना टेस्ट किया गया। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि दिनेश पांडे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था, जिसके चलते पत्नी ने भर्ती करने की बात कही तो जूनियर डॉक्टरों द्वारा जबरन छुट्टी दे दी गई। परेशान महिला को लोगों द्वारा डॉक्टर राकेश पटेल को दिखाने की सलाह दी गई। उनको दिखाने पर उन्होंने चेकअप कर पुनः भर्ती करवाया और उपचार जारी किया। वहीं महिला ने अपने पति के अच्छे उपचार कराए जाने की मांग व आर्थिक सहायता की मांग को लेकर जिला कलेक्टर व एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से हमें आर्थिक रूप से मदद चाहिए, प्लस जो हमें जबलपुर हॉस्पिटल है, यहाँ संजय गांधी हॉस्पिटल में जो लापरवाही हुई है उसके लिए हमें एक्शन भी लेना है। इसके द्वारा लापरवाही डॉक्टरों द्वारा हुई है। और एक्चुअली मुझे नाम तो याद नहीं है, बट जब हम नोएडा से आए थे, मेरे हस्बैंड की तबीयत वहीं से ख़राब थी, तो हम वहाँ से गाड़ी करके डायरेक्ट जिला हॉस्पिटल पीछे आए। वहाँ कोविड के टेस्ट लिया गया। हमने वहाँ के डॉक्टर जो थे, स्टाफ था, उनसे यही कहा कि मेरे हस्बैंड की कंडीशन सही नहीं है, उन्हें आप एडमिट करिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं, आप क्वारंटाइन सेंटर जाइए, वहाँ डॉक्टर स्टाफ भी है, वहाँ आपको सारी हेल्प मिलेगी, वो ट्रीटमेंट भी करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमें वहाँ एम्बुलेंस से ले जाया गया। जब वहाँ पहुँचे, वहाँ की कंडीशन भी इतनी ख़राब है कि जो स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो सकता है। और जब वहाँ मेरे हस्बैंड की कंडीशन तो सही नहीं थी, वहाँ हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। जब वहाँ हम पहुँचे
तो डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ी। जब मैं डॉक्टर से मिलने गई तो एक्चुअली मुझे वहाँ पता नहीं था, डॉक्टर वहाँ काउंटर बना के लगा के रखा हुआ है कि उस काउंटर को कोई पार ना कर सके। मुझे पता नहीं था, मैं आगे निकल गई तो वहाँ के डॉक्टर जो स्टाफ था उन्होंने मुझ पर चिल्लाया, बोले तुम यहाँ कैसे आ गई, उधर साइड से बाहर साइड से। उन्होंने 100 मीटर के दूरी का दायरा बना रखा था। बोले वहीं से आप प्रॉब्लम बताइए अपनी, जो प्रॉब्लम। हमने बताया कि मेरे हस्बैंड की तबीयत ख़राब है। उन्होंने पूछा कि क्या कंडीशन है, उन्होंने बोला क्या बात है, जो हमने बताया कि बुखार है, फीवर है, खांसी वगैरह है। उन्होंने वहीं दूर से हमें दवाइयाँ फेंकी, बोली ले जाइए और खिलाइए। ऐसे ही 1-2 दिन निकलता रहा। जो मेरे हस्बैंड की कंडीशन सही नहीं थी, एक्चुअली उन्हें ऑक्सीजन की भी ज़रूरत थी क्योंकि उनकी लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ता ही जा रहा था और उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा था। इसकी वजह से वो इन्फेक्शन बढ़ता ही गया। फिर एक दिन, तीसरे दिन मेरे हस्बैंड की रात में तबीयत ख़राब हुई। हमने फिर से वहाँ के स्टाफ डॉक्टर थे, हमने उनसे बोला, उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और हमें संजय गांधी सस्पेक्टेड वार्ड में एडमिट करवाया। वहाँ भी जब गए हम, वहाँ डॉक्टर प्रॉपर, क्योंकि वहाँ सीनियर डॉक्टर आते नहीं हैं, वहाँ जूनियर डॉक्टर स्टाफ जो था वो ट्रीटमेंट करता था। 4 से 5 घंटे में वो एक बार आते थे, जो उसमें ट्रीटमेंट करके इंजेक्शन वगैरह जो भी होता था वो देकर चले जाते थे। यदि कोई प्रॉब्लम हो, यदि हम उन्हें बुलाने जाएं तो वो आधे घंटे में बोलते थे हमें किट पहनना पड़ता है, हमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं। फिर हमारी रिपोर्ट भी आई, वहाँ जो हमारे जिला अस्पताल की रिपोर्ट थी वो निगेटिव थी। फिर संजय गांधी में भी हमारे सैंपल लिए गए मेरे हस्बैंड का, वो भी रिपोर्ट जब 2 दिन बाद आई वो भी निगेटिव थी। वहाँ के एक डॉक्टर ने हमसे कहा कि यदि तबीयत तो इनकी सही नहीं है पर रिपोर्ट निगेटिव आती है तो हमें नीचे आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। जब तीसरे दिन रिपोर्ट निगेटिव आई तो वहाँ के स्टाफ ने बोला कि इनकी तबीयत सही है, रिपोर्ट भी निगेटिव आ गई, हम आपको डिस्चार्ज करेंगे। हमने वहाँ रिक्वेस्ट भी की कि नहीं आप डिस्चार्ज मत करिए, मेरे हस्बैंड की तबीयत सही नहीं है, उन्हें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं। मैंने पूछा कि रिपोर्ट वगैरह क्या आई है, एक्सरे, मेन उसमें एक्सरे रिपोर्ट थी। मैंने उस मैम से पूछा कि एक्सरे रिपोर्ट क्या है, बोले सब अच्छा है, आप घर जाइए, दवाइयाँ ले लीजिए, घर पे इलाज होगा और सारा वहीं से स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने मेरा डिस्चार्ज पेपर बना दिया और बोला आप घर जाइए। हमने उनसे टाइम भी मांगा, हमारा घर दूर है, 20-25 किलोमीटर है, घर वाले आएंगे गाड़ी लेकर तब हम घर जाएंगे, हमें 2-3 घंटे का वक्त दीजिए। बोले 1-8 घंटे में आप अपनी व्यवस्था कर लीजिए और चले जाइए। उसके बाद फिर हमारे एक अंकल रहते हैं रीवा में, हम वहाँ गए। फिर हमें वहाँ से किसी ने सजेस्ट किया कि आप डॉक्टर राकेश पटेल को दिखाइए। फिर शाम को हम उनके बंगले में डॉक्टर राकेश पटेल को दिखाने गए। उन्होंने पेशेंट की, मेरे हस्बैंड की कंडीशन देखी और उन्होंने जो जूनियर डॉक्टर थे वहाँ, उन्होंने उनको कॉल किया और उन्होंने काफ़ी फटकार लगाई और बोला कि पेशेंट की कंडीशन तुमने देखी थी, तुमने किससे पूछ कर डिस्चार्ज किया। और उन्होंने फिर से हमें संजय गांधी हॉस्पिटल में आईसीयू वार्ड में एडमिट करवाया। अभी आप एसडीएम मैडम से मिली हैं, कलेक्टर साहब से मिली हैं, क्या आश्वासन दिया गया? उन्होंने बोला है कि हम पूरी हेल्प करेंगे। और फिर वहाँ भी जो ट्रीटमेंट वगैरह हमारे डॉक्टर राकेश पटेल ने काफ़ी हेल्प की। उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया। वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्हें सजेस्ट किया कि आप, पेशेंट की हालत सही नहीं है, आप प्रॉपर ट्रीटमेंट सही से कीजिए। वो 2-4 बार देखने भी आते थे। उसके बाद उन्होंने जब शाम को देखने आए तो उन्होंने कहा कि पेशेंट की कंडीशन में सुधार नहीं है, आप कहीं बाहर ले जाइए। उन्होंने हमें सजेस्ट किया हमारे अच्छे हेल्थ के लिए कि आप यदि यहाँ नहीं हो पा रहा, आप कहीं अच्छे हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ अच्छे से ट्रीटमेंट होगा, वहाँ सुधार होगा। फिर हम उनके कहने पर उन्होंने कहा कि लखनऊ या तो नागपुर, जबलपुर आप कहीं लेकर जाइए। हम जब वहाँ से लेकर एम्बुलेंस वाले ने बताया कि हम लखनऊ ले जाने के लिए तैयार थे, तो एम्बुलेंस ने बोला कि नहीं आप वहाँ मत लेके जाइए। कल हम वहीं पे एक पेशेंट को लेकर गए थे, वहाँ एडमिट नहीं किया उन्हें और वापस कर दिया। तो हमारे घर वालों ने कहा कि चल जबलपुर ले जाते हैं, वहाँ मेट्रो हॉस्पिटल है। हमने वहाँ के डॉक्टरों से बात की, उन्होंने कहा ठीक है आप लेकर आइए और हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। जब हम जबलपुर पहुँचे रात के 2:30 बजे, उन्होंने पेशेंट की कंडीशन देखी और उन्होंने कहा नहीं हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद हम लाइव मेडिसिटी हॉस्पिटल गए, वहाँ 1 से 2 घंटे का ट्रीटमेंट दिया गया और वहाँ एक्सरे करवाया गया। और एक्सरे में जब देखा गया कि काफ़ी लम्स में इन्फेक्शन हो गया है तो उन्होंने कहा कि नहीं आप कोविड की जाँच करवाइए, पेशेंट के लक्षण कोविड के हैं। जबकि उन्होंने हम बताया उन्हें कि कोविड की 2 बार संजय गांधी हॉस्पिटल में रिपोर्ट निगेटिव आई, फिर भी उन्होंने 2 घंटे का ट्रीटमेंट जो दिया और उन्होंने हमसे 40,000 रुपये चार्ज कर लिए। उसके बाद उन्होंने पहले एडवांस हमने से ले लिए थे, उसमें से उन्होंने हमें 14,000 रिटर्न भी किए। उसके बाद हम फिर और कई 2-4 हॉस्पिटल घूमते रहे पर वहाँ किसी ने हमारा ट्रीटमेंट नहीं किया। फिर हम वापस रीवा आने लगे। फिर हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप बिलासपुर
वासुदेव हॉस्पिटल में कांटेक्ट किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, यदि कोई ट्रीटमेंट नहीं करता तो आप यदि ला सकते हैं तो यहाँ लेकर आइए। फिर हमारी फैमिली ने बिलासपुर के लिए वासुदेव हॉस्पिटल ले गए। हम वहाँ 20 घंटे 10 बजे रात यहाँ 11 तारीख को निकले थे। दूसरे दिन 12 बजे हम वहाँ शाम 6 बजे पहुँचे। वहाँ हमारे हस्बैंड का प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है, पर वो प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन, जिला प्रशासन, सीएम हमारी आर्थिक रूप से हेल्प करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम पूजा पांडे, मेरे हस्बैंड का नाम दिनेश पांडे है। और हम ये भी चाहते हैं कि जो यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटलें हैं जो लापरवाहियाँ कर रही हैं उन पर एक्शन लिया जाए। आज ये हमारी बात है, पर ये हमारे ऑल इंडिया की प्रॉब्लम है कि हर दूसरे परिवार के साथ यही होता है। इन्हीं सब लापरवाहियों की वजह से कई सारे परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया है। मेरे हस्बैंड की हालत इतनी गंभीर है, उन्हें आईसीयू वार्ड में रखा गया है। मैं चाहती हूँ कि हमारे एमपी में लापरवाहियों की वजह से हमें ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। हम चाहते हैं कि सरकार इसमें एक्शन ले, ताकि जो आज हमारे साथ हुआ कल वो किसी और परिवार के साथ ना हो। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विश्वास व शुद्धता का प्रतीक वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। हॉलमार्क ज्वेलरी, जड़ाऊ ज्वेलरी, फैंसी ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। IGI सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सिर्फ वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड में उपलब्ध। सभी राशियों के रत्न एवं उपरत्न उपलब्ध। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, जहां उपलब्ध हैं लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्तियां, चांदी के आकर्षक बर्तन। विश्वास का रिश्ता निभाते हैं वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड। तो आज ही पधारें। वर्षा गोल्ड पैलेस एंड डायमंड, नरेंद्र नगर, अमहिया रोड, नियर बाल भारती स्कूल, रीवा। फोन नंबर 07662255174। मोबाइल नंबर 9926471985। प्रदेश सहित रीवा जिले में मानसून का आगाज हो चुका है। 2 दिनों से रुक रुक कर मूसलाधार बारिश जारी है। आलम यह है कि शहर के कई मोहल्लों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं खेत खलिहान लबालब भरे नजर आ रहे हैं। वहीं कई गांवों का आवागमन भी बाधित हो चुका है। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। यदि पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो रीवा जिला समेत कई जिलों में बारिश जारी है। मौसम विभाग द्वारा 1 माह पूर्व ही अनुमान लगाया गया था कि 15 जून तक मानसून दस्तक देगा, लेकिन 1 दिन पूर्व से ही रीवा जिले में बारिश का दौर जारी है। प्रदेश में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अच्छी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। रविवार से रुक रुक कर लगातार बारिश जारी है। वहीं सोमवार को सुबह बादलों का आवागमन जारी रहा। दोपहर अचानक उमस भरी गर्मी का माहौल बना। लगभग 1 बजे दोपहर से पुनः बारिश जारी है। लोगों को एक तरफ जहां उमस भरी गर्मी से राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ शहर के कुछ हिस्सों में पहली बारिश में ही पानी भर जाने से आवागमन बाधित देखा गया। वहीं निचली बस्तियों में कुछ घरों के अंदर भी पानी भर गया है। कई स्थानों पर जलमग्न स्थिति नजर आई। आवागमन बाधित हो जाने के चलते नगर निगम कर्मी जो जेसीबी के माध्यम से पानी निकालते नजर आए। वहीं गांवों की बात करें तो खेतों में लबालब पानी भरा हुआ है। धान की खेती करने वालों के लिए ये अच्छी खबर है। यदि आसपास के गांवों की बात करें तो कई गांवों में जहां रोड निर्माण कार्य चल रहा था, मिट्टी पट्टी होने से आवागमन बाधित हो गया है। गाड़ी वाहन तो चलाना दूर, पैदल चलने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी व्यवस्था बारिश पूर्व न किए जाने के चलते कई मोहल्लों में पानी भी भरा देखा गया। रीवा जिले से स्थानांतरित हुए वरिष्ठ अधिकारियों का स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। रीवा जिले के कलेक्ट्रेट कार्यालय में विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व ही कई वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिसमें रीवा संभागीय कमिश्नर डॉक्टर अशोक भार्गव का तबादला भोपाल के लिए किया गया है। उनकी जगह राजेश जैन को रीवा संभागायुक्त बनाया गया है, जिन्होंने आज पदभार भी ग्रहण कर लिया। वहीं रीवा कलेक्टर वसंत कुर्रे का स्थानांतरण करते हुए इलैया राजा को रीवा का कलेक्टर बनाया गया है। इसी कड़ी में जिला पंचायत सीईओ का स्थानांतरण किया गया है, जिसके चलते उक्त सभी वरिष्ठ अधिकारियों का विदाई समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें काफी संख्या में प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। हमारे ग्रामीण विकास के मुखिया
अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। रीवा से स्थानांतरित हुए प्रशासनिक अधिकारियों का विदाई समारोह कार्यक्रम कलेक्ट्रेट परिसर में हुआ संपन्न। केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों ने रक्त से पत्र लिखकर प्रधानमंत्री को भेजते हुए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाली की मांग की। प्रदेश सहित रीवा में हुआ मानसून का आगाज, अगले 24 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी। और सरहंगों द्वारा सरकारी हैंडपंप पर किया गया कब्जा, लगाई ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट से गुहार। आज के में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।